तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अभी, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं अभी डिस्कस करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो कि और बच जाएंगे, ठीक है, वो आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कैसा है, उसमें प्रिज्म दे रखे हैं, दो प्रिज्म, एक सीधा रखा हुआ है और एक उसका उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। पहले प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है वो कितना दे रखा है, 5 डिग्री, ठीक है। और फिर इसके जस्ट बगल वाला जो प्रिज्म है उसे सटा हुआ जो है, उल्टा रखा हुआ है, उसका प्रिज्म एंगल हमको निकालना है, ठीक है। दोनों के ही प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमको दे रखे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि लाइट रे जो है यहां से आ रहा है, ठीक, लेकिन उन दोनों में नेट डेविएशन कितना है, नेट डेविएशन 0 है। मतलब जैसे ही लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब ये जो लाइट रे है, जब ये इस वाले ये जो क्या है, ये इंटरफेस है, ये क्या है, ये इसको हम बोल सकते हैं ये बाउंड्री है, इसको हम बाउंड्री 1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाउंड्री 1 बोल दे रहे हैं। क्यों बाउंड्री 1 बोल रहे हैं, देखिए, क्योंकि ये इस वाले मीडियम को इस वाले मीडियम से अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये पहली बाउंड्री, ये हम इसको बोलेंगे दूसरी बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री 2। ये बाउंड्री 2 क्यों बोल रहे हैं इसमें, देखिए, ये वाली बाउंड्री म्यू इज इक्वल टू 1.72, ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है, ठीक है। और दूसरा मीडियम ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.90 दे रखा है, यानी कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये दूसरी बाउंड्री हो जाएगी, बाउंड्री, दो बाउंड्रीज दे रखी है। अब जब लाइट रे पहली बाउंड्री पर टकराएगी, ठीक है, तो जब ये दूसरी मीडियम में एंटर करना चाहेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले से ज्यादा है, यानी कि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है। आपने पढ़ा होगा, रेयरर से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो क्या होता है, लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल। हमने नॉर्मल ड्रॉ करके रखा है, ये ब्लू लाइन जो है वो नॉर्मल को शो कर रही है। नॉर्मल कैसा होता है, सरफेस के यानी कि बाउंड्री के परपेंडिकुलर, ये बाउंड्री है उसमें परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी, इसी को क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। तो लाइट रे जैसी इंसिडेंट हुई है वो क्या होगी, नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि लाइट रे जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो नॉर्मल की तरफ हमने इसको बेंड कर दिया है, ठीक है। अब ये दूसरी बाउंड्री पर जाके टकराएगी, जो कि अब ये क्या है, 1.72 से 1.90 में जा रहा है, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है लाइट। तो अब फिर से क्या होगा, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट रे पहले जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन अभी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है, उन दोनों के बीच में डेविएशन नहीं है, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें डायग्राम जो है बना हुआ। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मीडियम में, जैसे अलग अलग मीडियम में जैसे लाइट रे जैसे ट्रैवल करती है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमने बनाया। और हम देख पा रहे हैं कि लाइट रे जो है उन दोनों के बीच में नेट डेविएशन कितना है, 0 है। यानी कि नेट डेविएशन को डेल्टा से शो कर रहे हैं, और नेट यानी कि पूरे सिस्टम का जो है ना, पूरे सिस्टम में देख रहे हैं जो होल जो नेट डेविएशन है लाइट का, वो कितना है, वो 0। यानी कि जैसे इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो इमरजेंट भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो उन दोनों में डेविएशन कुछ नहीं है, तो डेल्टा नेट इक्वल टू 0। अब थिन प्रिज्म में क्या होता है, चलो हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये अगर हम इसको नंबर 1 दे देते हैं, ये नंबर 2 है, ठीक है, ये पहला प्रिज्म है, ये दूसरा प्रिज्म है। तो जितना पहले प्रिज्म ने डेविएट किया होगा लाइट रे को, दूसरे प्रिज्म में भी उतना ही डेविएट किया होगा, ठीक है। तभी जाके क्या है, नेट डेविएशन 0 हो रहा है। अब थिन प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। हम इसको लिख देते हैं अलग से, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। a क्या है यहाँ पर, a होता है प्रिज्म का एंगल, प्रिज्म एंगल जिसको बोलते हैं। म्यू क्या होता है, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम थिन प्रिज्म में, ये थिन प्रिज्म से कितना लाइट को डेविएट करता है, वो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। द डेविएशन इज डेल्टा। तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा 1 निकालने के लिए, यानी कि पहले प्रिज्म का क्या चाहिए होगा, प्रिज्म एंगल, जो कितना है 5 डिग्री। तो हम डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है 5, म्यू का वैल्यू कितना है 1.72, ओके, माइनस 1 इज इक्वल टू साइन दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल, वही हमको निकालना है, जो कि दे रखा है ए बी, उसका ए का वैल्यू निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड प्रिज्म कितना है, 1.90 है, ओके, माइनस 1। अब खाली इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, ए का वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0.72 डिवाइड बाय 0.90,
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, सिंस ये डिग्री में था, ठीक है, ये डिग्री में था तो ये 4 डिग्री आ जाएगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई वैसे भी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 डिग्री आएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, इसमें 4 मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं, इसका हमको रिलेटिव एरर पूछा हुआ। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालें, उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ऑलरेडी, ये है अपना रिलेटिव एरर RD, दैट इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इसको एब्सोल्यूट एरर को दिखा दिया मैंने डेल्टा x से और ट्रू वैल्यू को x से। ओके, अब ये ट्रू वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अब इसके बाद हम सीधे कैलकुलेशन करते हैं इसका। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास 4 जो है ना ये मेजर्ड वैल्यूज दे रखी हैं, ट्रू वैल्यू यानी कि इनका एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज को मैं दिखा रहा हूँ x एवरेज से, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4। तो x एवरेज का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, आप देख सकते हैं 20.00 प्लस 19.75 प्लस 18.25 प्लस 17.01 और डिवाइड बाय 4। तो x एवरेज निकालेंगे अपना, तो यहां से आ जाएगा 18.75। ओके, ये आ गया 18.75। यही क्या है, इसी को बोलेंगे हम ट्रू वैल्यू। यही क्या है, ट्रू वैल्यू। ये क्या है, एवरेज भी है। ठीक है, इन चारों का। ठीक है, अब देखिए ये अगर ये इतना एवरेज आ रहा है यानी कि ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा डेविएटेड है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा x1 माइनस के x बार। ठीक है, मॉड के अंदर हम निकाल लेंगे, हमको देखना है कि कितना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड देखना है भाई इतना जो है ना डेविएटेड है, इतने अमाउंट से डेविएटेड है ये वाला मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हम x1 के लिए पहले देखते हैं कितना ज्यादा डेविएशन इसमें अंदर। ठीक है, तो डेल्टा x1 is equal to what, x1 minus x bar का mod, that would be equal to 20.00 minus 18.75। ओके, इसका मैग्नीट्यूड जो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। ठीक है, 1.25। सिमिलरली डेल्टा x2 is equal to x2 minus x bar का mod, that is equal to 19.75 minus 18.75 का होल मॉड, that would be equal to 1, and delta x3 is equal to mod of x3 minus x bar, that is equal to 18.25 minus 18.75, that would be equal to 0.5. okay, and delta x4, that is equal to x4 minus x bar mod, that is 17.01 minus 18.75 का होल मॉड, that would be equal to 1.74. okay, that is 1.74। ये आ गया हमको भाई, ये तो x एवरेज है, ये ट्रू वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसका भी तो हमको ये अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, ये अलग अलग ये जो है ना डेविएशन दिखा रहा है, अलग अलग जो है एरर दिखा रहा है। ठीक, अलग अलग ये एब्सोल्यूट एरर दिखा रहा है फॉर द डिफरेंट मेजर्ड सिस्टम्स के लिए। ठीक है, मेजर्ड वैल्यूज के लिए, तो इनका भी एवरेज निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा x bar, that would be equal to delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus delta x4 divided by 4। या लाइक कितना आएगा ये, इसको आप वैल्यू पुट करके देख लेना, 1.12 आएगा। ठीक है, that would be equal to 1.12। ये आ गया डेल्टा x एवरेज, यानी कि यही क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर। ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये एवरेज ट्रू वैल्यू हो गया और ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो गया। ठीक है, अब जो है ना रिलेटिव एरर के फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, इसको मैं यहां पुट, रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल टू 1.12 डिवाइड बाय 18.75। तो यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.06। ठीक है, तो 0.06 आ जाएगा। यही ये क्या है,
रिलेटिव एरर, खाली कैलकुलेशन का और बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव एरर का। तो आप सभी लोगों ने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें दो स्प्रिंग्स दे रखे हैं, ठीक, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K2 है। दो मास दे रखे हैं M1 और M2। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक, ये जो डायग्राम है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, ये वाला भी इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में मतलब यानी कि इस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, ठीक है। अब सर आप बोलोगे कि भाई नेट फोर्स जो है ना ये जीरो कैसे है? ग्रेविटी जो है इस M1 को नीचे की तरफ, ठीक है, खींच रहा है अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। कितने फोर्स है? M1G फोर्स है। इसके ऊपर फोर्स कितना लग गया नीचे की तरफ, इसके वेट के बराबर, जो कितना है M1G। तो सर ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इस पे तो फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो फिर ये नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? तो भैया जब ये नीचे आ रहा है ना M1G, ठीक, M1G फोर्स से ये जब ये नीचे आ रहा है ये ब्लॉक, तो ये इसमें स्प्रिंग में क्या होगा? एलोंगेशन होगा। जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होता है तो स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट करता है किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे की तरफ x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। कितना? ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, स्प्रिंग फोर्स, जो कि होगा K1 x1। और एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है ना, M1G इज इक्वल टू K1 x1, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब केस ऐसा था, ऐसा नहीं है कि भाई स्प्रिंग का ये, देखो दो चीजें होती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, कि एक होता है भाई, देखिए आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए मास, ठीक है, और ये दूसरा हमने जो है डायग्राम बना रखा है ये वाला, और ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये है वही मास है, ठीक है। ये है ना इसका नेचुरल लेंथ L0 है मान लो, ठीक है। ये है L0 और ये है L0 प्लस के x, ठीक है। अगर मैंने अगर हाथ यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे हाथ लगा रखा है मैंने, और ब्लॉक को यहाँ से भी मतलब रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हाथ हटाऊंगा ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये M1G फोर्स लग रहा है, इसमें क्या है, वेलोसिटी आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है तो इसमें वेलोसिटी भी आएगी, ठीक है। अब एलोंगेशन हो रहा तो स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे ये जो है ना इस वाली पोजीशन पर जब ये ब्लॉक आएगा तो यहाँ पे MG और दूसरा यहाँ पे KX फोर्स, यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इस वाली पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बट ये देखिए कि नेट फोर्स जीरो है, बट यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। क्यों है वेलोसिटी? देखिए क्योंकि इस वाले फोर्स की वजह से शुरुआत में एक्सेलरेशन, ठीक है, इसने इसको एक्सेलरेट कराया, इसके पास वेलोसिटी है, धीरे धीरे इसके पास वेलोसिटी, ठीक है ना, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स अभी भी किस डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ kx डैश लग रहा होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, बट mg इज ग्रेटर देन kx डैश, है ना, kx डैश। बट इस वाले में क्या है, यहाँ पर mg इज इक्वल टू क्या हो गया? kx हो गया। यानी कि अब धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा है कि mg kx के बराबर हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया। बट यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना अभी, ये अभी भी और नीचे आएगा। ये क्या होगा? अभी भी और नीचे आएगा ये मास। जब ये और नीचे आएगा तो इसमें और ज्यादा एलोंगेशन होगा, ठीक है, और ज्यादा स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स अब और ज्यादा लगने लगेगा इसके ऊपर। यानी कि अब इसके ऊपर नेट फोर्स कहां पे लग रहा है? यानी कि अब इस वाली पोजीशन पे, अगर मान लो ये वाला एक पोजीशन हो गया, ठीक है, एक ये पोजीशन हो गया, एक भाई अपन लोगों ने ये वाला पोजीशन डिस्कस कर लिया। अब मान लो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, इस वाली पोजीशन पे क्या होगा? इस वाली पोजीशन पे मान लीजिए जो फोर्स होगा ना kx डबल डैश, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। इस वाली पोजीशन पे क्या होगा? kx डबल डैश इज ग्रेटर देन mg, यानी कि नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि F नेट जो है ना कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। और मोशन कैसे हो रहा है? नीचे की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है ब्लॉक का, लेकिन नेट फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अब ये ऊपर की तरफ इसमें
एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ये बॉडी डी एक्सेलरेट करती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉडी जो है, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ वेलोसिटी है, बट अब ये डी एक्सेलरेट हो रहा है इस पोजीशन के बाद से, अब ये डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगी, यानी कि अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ब्लॉक जो है धीरे करके रुक जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्लॉक नहीं रुकेगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं रुकेगा जब mg इक्वल टू px होगा, यहाँ पे वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, बट एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये वाला केस समझ में आया। बट अब दूसरा वाला केस है, ये वाला केस 1 है और दूसरा वाला केस 2 है। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, इस पे भी अभी हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ इलोंगेशन था, इतना इलोंगेशन था कि यहाँ पे kx और mg इस वाली पोजीशन पे बराबर थे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हाथ लगा रखा था, ठीक है। अगर मैं इसको हाथ को अभी छोड़ भी दूंगा ना, तब ये ब्लॉक जो है अब नीचे नहीं आएगा, ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट, यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है। एफ नेट कितना है, यहाँ पे जीरो है। और शुरुआत में स्टेट कैसा है इसका, रेस्ट पे है। शुरुआत में ये जो ब्लॉक है रेस्ट पे है और नेट फोर्स जीरो है। अगर मैं हाथ मतलब यहां से अगर हाथ हटा भी लूंगा, तब ये क्या है, रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। और शुरुआत में इसका स्टेट कैसा था, रेस्ट पे था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप जानते हो कि न्यूटन फर्स्ट में क्या कहता है, अगर कोई मतलब कोई बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ही रहेगी जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहाँ पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स तो अभी यहाँ पे जीरो है और शुरुआत में स्टेट कैसा है, रेस्ट पे। तो हमेशा ये रेस्ट पे ही रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी रेस्ट पे है, तो ये आगे भी रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये वाला जो है ना केस 2, ये दोनों डायग्राम में ये बना रखा है, ठीक है। तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, ये खाली रुका हुआ है और ये वाला भी रुका हुआ है, ठीक है। ये आराम से हैंग कर रहा है, आराम से ये लटका हुआ है ऐसे करके, और ये वाला भी ऐसे करके लटका हुआ है, कोई भी मोशन ऐसे टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला केस दिखा रखा है, केस 2 हमारे इन दोनों डायग्राम में, ठीक है। अब हम चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अब m यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम ये पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। एफ नेट जीरो, यानी कि नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर वाला फोर्स, m1g बराबर के k1, ठीक है, k1 x1। तो यहां से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1g डिवाइड बाय k1। सेम केस इसमें कर देंगे, ये कैसा इक्विलिब्रियम है पूरा सिस्टम, ठीक है। इसमें हाथ हटाया, शुरुआत में रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, ये ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फोर्स कैसे सेट कर रहे होंगे, यहाँ पे भैया m2g लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब मान लो ये m2g फोर्स नीचे की तरफ लगा और इसमें कितना एलोंगेशन आ गया, x2 एलोंगेशन आ गया। तो x2 एलोंगेशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स भी तो लगेगी इसके ऊपर, कहां पे, इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, k2 x2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मान लो x2 हुआ, ठीक है। तो k2 x2 जो है m2g के बराबर है। इस पॉइंट पर क्या है, F नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि F नेट फोर्स बराबर जीरो, यानी कि नीचे वाला फोर्स बराबर के ऊपर वाला फोर्स। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, m2g डिवाइड बाय k2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, कोई क्लियर, ठीक है, सारे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। चलो आगे जो है ना पूछा क्या है, आगे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है। इस वाले सिस्टम में जितना भी एनर्जी स्टोर्ड है उनका रेशियो, यानी कि मान लो इस वाले स्प्रिंग सिस्टम में U1 एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें U2 है, तो U1 बाई U2 पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फिर ये क्या है, आप एक्स स्क्वायर लिखते हो ना, आप थोड़ा ये लिखने का तरीका बदल लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन का होल स्क्वायर,
या तो कंप्रेशन का होल स्क्वायर या फिर एलोंगेशन का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो एलोंगेशन हो रहा है ना, एलोंगेट हो रही है स्प्रिंग, ठीक है, तो एलोंगेशन का स्क्वायर नहीं, कितना एलोंगेट हुआ है इस वाले सिस्टम में, यहाँ पे जो है ना स्प्रिंग में x1 जो है एलोंगेशन आया है, इसमें x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इस वाले जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k1, इसमें एलोंगेशन कितना हुआ है x1, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे हाफ इस वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k2, इसमें डिस्प्लेसमेंट वो एलोंगेशन हुआ है x2, ठीक है, x2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से आ गया k1 डिवाइड बाय k2 और x1 स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर। अब यहां से कर देंगे हम k1 अपॉन k2, x1 स्क्वायर करेंगे यानी कि m1 स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर। x2 कितना है, ये है, तो 1 बाय x2 का स्क्वायर कितना, 1 बाय x2 कितना हो जाएगा, k2 डिवाइड बाय m2 into g, तो 1 बाय x2 का स्क्वायर यानी k2 स्क्वायर डिवाइड बाय m2 का स्क्वायर इनटू g स्क्वायर। तो देखो एक k1 से ये वाला k1 गया, ये वाले k2 से एक ये वाला k2 गया, ठीक है, और g स्क्वायर से g स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया k2 डिवाइड बाय k1, ठीक है, और m1 स्क्वायर डिवाइड बाय m2 का स्क्वायर। ओके, अब k1 अपॉन k2 कितना दे रखा था, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस k1 अपॉन k2 इक्वल टू 1 बाय 2, ओके, और m1 अपॉन m2 का वैल्यू कितना दे रखा था, m1 अपॉन m2 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 1 बाय 4, ठीक है। ओके, तो वैल्यू पुट करना है, k2 बाय k1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 बाय 16, ये आ जाएगा 1 बाय 16, तो ये आ जाएगा 1 बाय 8। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, ये रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग 1 टू द स्प्रिंग 2, ठीक है, तो ये 1 बाय 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो चलो ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे एडवांस का जैसे एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी भी इधर उधर हुए तो आप गलत इंटरप्रेट कर लोगे चीजों को, और ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट लगा दोगे, इससे आपका आप सोचोगे कि आपने तो सही किया है, बट कंसेप्चुअली वो रॉन्ग है, इससे गलत आंसर आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लाना मतलब ठीक है जरूरी है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पेंडुलम का है। इसमें हमारे पास दो पेंडुलम दे रखे हैं, पेंडुलम 1 और दूसरा पेंडुलम 2। पेंडुलम 1 का जो लेंथ है, ठीक है, उसका लेंथ 3 मीटर दे रखा है, दूसरे वाले पेंडुलम का लेंथ हमको निकालना है, ठीक। एक डेटा ये कुछ डेटा दे रखा है कि पेंडुलम 1 है वो कैसे ऑसिलेशन कर रहा है, 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट हो जा रहा है, और ये दूसरा जो पेंडुलम है वो 10 सेकंड में 40 टाइम्स ऑसिलेट हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हम इसे बता सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन वो हमारा जो है मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि भाई एल प्राइम हमको निकालना है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम दे रखा है, सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, और ये एल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों ही केस में हम सेम जो है एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ही केस में जी जी है, ठीक है। ओके, तो इस वाले केस के लिए हम टाइम पीरियड निकालना है क्या होगा। अब टाइम पीरियड का हमें पहले बताइए टाइम पीरियड होता क्या है, एक मतलब एक ऑसिलेशन जितने टाइम में पूरा होता है, ठीक है ना, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जितना भी वक्त लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। एक ऑसिलेशन पूरा होने में जितना वक्त लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। यानी कि 20 ऑसिलेशन हो रहा है 10 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने वक्त में होगा, 1/2 टाइम में, है ना, 1/2 सेकंड में हो जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, चलो इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है।
ओके, तो 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं कितने सेकंड में? ये हो रहा है 10 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा? 10/20 सेकंड, यानी कि 1/2 सेकंड में। यानी कि पेंडुलम 1 का ये क्या निकला है? टाइम पीरियड निकला है। तो इसमें t1 का वैल्यू कितना है? t1 का वैल्यू है 1/2 सेकंड। सिमिलरली हम इसका भी निकाल सकते हैं, पेंडुलम 2 का भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यानी कि 40 ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं वो 10 सेकंड में हो रहे हैं। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना सेकंड लगेगा? निकाल लेते हैं। 40 जो हो रहा है वो 40 ऑसिलेशंस 10 सेकंड में हो रहा है। तो एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगेगा? 10/40, दैट इज 1/4 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पेंडुलम 2 का टाइम पीरियड है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं t2 = 1/4 सेकेंड। ओके, अब हम देख सकते हैं कि भाई t = 2π तो फॉर्मूला हो गया अपने पास। ठीक है, l हमको अलग अलग दे रखा है और टाइम पीरियड अलग अलग है। ये g जो है ये सेम है और ये सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं t1 = 2π, इसका लेंथ कितना है? चलिए इसको नाम दे देते हैं अपन लोग l। ठीक है, इसको l बोल देते हैं और इसको l प्राइम दे दिया। ठीक है, l/g। ओके, और इसको बोल दिया t2 = 2π √l'/g। ओके, अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां पे मैं ये दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा स्पेस है। तो t1/t2 = 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? √l/l'। l/l'। ओके, t1 का वैल्यू कितना दे रखा है? t1 का वैल्यू दे रखा है 1/2, तो रख देंगे 1/2। और t2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1/4, तो डिवाइड बाय 1/4, दैट इज इक्वल टू √l/l'। तो l का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 मीटर्स, है ना, ये 3 मीटर। l' का वैल्यू कितना दे रखा है? ये तो हमको निकालना ही है, l' निकाल रहे हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 × 4 = 3/l' का स्क्वायर रूट। ये 2 टाइम कटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, √3/l' का होल स्क्वायर 3/l'। तो l' का वैल्यू कितना आ गया? 3/4 मीटर्स। तो जो दूसरा पेंडुलम है उसमें जो स्ट्रिंग का यूज किया गया उसका लेंथ कितना दे रखा है? उसका लेंथ है 3/4 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से 2 डिफरेंट YDAC सेटअप्स दे रखे हैं। ठीक है, अब सेटअप जो YDAC सेटअप 1 है उसमें जो स्लिट्स हैं, स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d1 दे रखा है। स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो d1 दे रखा है। और इसमें जो लाइट का यूज किया गया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है, उसका वेवलेंथ जो दे रखा है वो है λ1। दूसरा जो YDAC सेटअप है, ठीक है, उसको नाम दे दिया गया है सेटअप 2। इसमें जो स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो d2 है और जो स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? d2। ठीक है, कैपिटल D2। एंड मोनोक्रोमेटिक जो लाइट यूज की है उसका वेवलेंथ λ2 दे रखा है। और ये कुछ रेशियोज ये क्या है? गिवन है, ये कंडीशंस गिवन है कि d1/d2 है ना इज इक्वल टू 2/1 एंड λ/λ2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और एक कंडीशन और गिवन है कि फ्रिंज विड्थ जो है ना दोनों ही सेटअप में सेम है। एक चीज और हम यहाँ पे डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे जो β1 है और β2, ठीक है, β1 इक्वल टू β2 यानी कि ये फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, जो फ्रिंजेस बन रही हैं YDAC सेटअप 1 में उनमें जो फ्रिंजेस में विड्थ है, ठीक है, दैट इज β1। एंड YDAC सेटअप 2 में जो फ्रिंजेस बनी है उनमें फ्रिंज विड्थ जो है वो β2 दे रखा है। ठीक है, दोनों ही सेम है। सिंस फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ का? β = λ कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है? ये दे रखा है स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का सेपरेशन है, स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, लैम्डा जो लाइट हमने यूज की है उस YDAC सेटअप में। ओके, सिंस β1 = β2 तो इस वाले β1 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
लैम्डा 1 कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल d1, और बीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा 2 हो जाएगा लैम्डा 2 कैपिटल D2 अपॉन स्मॉल d2। सिंस बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, तो हम यहाँ पे अब कर सकते हैं इसको सॉल्व। दिया जाएगा लैम्डा 1 कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल d1 इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा 2 कैपिटल D2 अपॉन स्मॉल d2। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2। ठीक है, कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2 पूछा हुआ है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा D1 अपॉन D2 और लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो D1 अपॉन D2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 अपॉन 1। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी 2 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो जो डिफरेंट जो दोनों YDC सेटअप्स हैं उनमें जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन जो है उनका रेशियो 4 अपॉन 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कोलिजन से रिलेटेड है थोड़ा। ठीक है, इसमें और ये कोलिजन कैसा दे रखा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दे रखा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इसमें 25 kg का मास है जो कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या मूव कर रहा है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, हमने मान लिया कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि दोनों जो वेलोसिटीज है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने अगर इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड को इस डायरेक्शन में दिखाया है, तो जो 10 मीटर पर सेकंड है इसको इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। अगर आपको 10 को जो इस डायरेक्शन में दिखा दो, 30 को इस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और ये 15 kg 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, ये मान लो ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों आपस में और ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद ये कोलिजन होगा, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये दोनों से एक दूसरे से चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद ये एक साथ मूव करेंगी, है ना, एक साथ मूव करेंगी। अभी इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। हमें नहीं पता है जनरली, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, मूव कर रहा है। इसका स्पीड v दे रखा है और ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव x डायरेक्शन में मान रखा है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा वो ऑलरेडी जो हमारे जब आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। दूसरी बात, मोमेंटम कंजर्व, इसमें इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है इसमें एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब मान लीजिए शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का KEI मान रखा है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनली जो है सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा कम रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो शुरुआत में अगर एनर्जी EI है, ठीक है, तो फाइनल भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, शुरुआत में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम मान रखे हैं। फाइनल में क्या होगा, फाइनल एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, ये हीट के फॉर्म में प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो इस इनिशियली बिफोर कोलिजन वाले केस में सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद जब कोलिजन होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी हीट के फॉर्म में निकलेगी और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट वुड बी इक्वल टू KEI, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस KEF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस बच जाए और हम इसको आसानी से थोड़ा सॉल्व कर सकें। तो इसको हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस है दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए सबसे पहले तुम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, या फिर नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है, कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो P वेक्टर इनिशियली इज इक्वल टू P वेक्टर फाइनली, यानी कि बिफोर कोलिजन वाले केस में, ठीक है, बिफोर कोलिजन ये इनिशियल वाला केस दे रखा है, इसमें जो मोमेंटम रहेगा फाइनली भी आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। तो इसमें मोमेंटम देख लीजिए कितना होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है,
मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो मास कितना है इसका 25 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30। ओके, इस वाले का 15, ठीक है 15 केजी इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन किसका है इसका, डायरेक्शन इसका निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसका साइन जो होगा हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे एज अवर साइन कन्वेंशन। ओके, पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन जो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम वेलोसिटी का जो साइन लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो साइन होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। तो ये आ गया बिफोर कोलिजन वाला केस, और ये आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 40 केजी, वेलोसिटी हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रखी है, यानी कि प्लस v। ओके, यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए ये निकाल सकते हैं हम 25 इंटू 30 माइनस 150 डिवाइड बाय 40। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 25 इंटू 30 डिवाइड बाय 40 माइनस 150 डिवाइड बाय 40। ओके, तो यहां से आ जाएगा 75 माइनस 15 डिवाइड बाय 4, तो यहां से आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 4, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि जो वेलोसिटी निकली है हमारे पास आफ्टर कोलिजन सिस्टम का 15 मीटर पर सेकेंड निकला हुआ है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस 40 kg मास आफ्टर कोलिजन, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। सिंस इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, यानी कि जो हमने डायरेक्शन माना था वो क्या है, सही है। अगर इसका अगर साइन नेगेटिव आ जाता ना -15 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है रियलिटी में। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमने जो है यही हमको निकालना था यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम हीट निकाल देते हैं कि भाई हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, वही हमारा मुद्दा था, वही जो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, जो कि ये वाली जो हीट प्रोड्यूस हुई है उससे टेम्परेचर में कितना राइज आया, किसके टेम्परेचर में 40 kg की। इस बार जो हमारा सिस्टम है ना 40 kg का, ठीक है ना, ये जो मास है इसमें कितना टेम्परेचर में कितना चेंज आया, क्योंकि अभी हीट प्रोड्यूस हुई है, तो हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर में तो चेंज आएगा ही आएगा। कितना चेंज आया वो देख लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाला केस ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन, तो हाफ मास कितना है इसका 25 इंटू v स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर। ओके, प्लस इस वाले का हाफ मास कितना है 15 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। ये आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बिफोर कोलिजन। इनिशियल हम किसको बोल रहे हैं, बिफोर कोलिजन को, फाइनल किसको बोल रहे हैं, आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का वो कितना है, इतना है। ओके, अब क्या है माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आफ्टर कोलिजन में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, दैट इज हाफ, मास कितना है इसका 40, वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है Q। अब Q क्या होता है, Q होता है mc डेल्टा T। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, जब अगर हमने इतना हीट प्रोड्यूस हुई है उससे कितना टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, दैट इज डेल्टा T। तो ये जो Q का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा mc डेल्टा T, दैट इज द मास ऑफ दैट आफ्टर कोलिजन में। जब ये मतलब बॉडी जब चिपक गई ना, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा 40 kg, और उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा ना, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई है। जब वो चिपकी, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस हुई, तो जब हीट प्रोड्यूस हुई तो वो जो चिपका हुआ सिस्टम, यानी कि टोटल जो मास है ना, ठीक है, जो टोटल मास है उसमें हीट प्रोड्यूस हो उसमें टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। ठीक है ना, जो हमें टेम्परेचर में चेंज किसके निकालना है 40 kg की मास में। यहाँ पे m का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 40 रखना पड़ेगा। सी का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, सी का वैल्यू देख लेते हैं। सी का वैल्यू दे रखा है 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हम इसको लिख देते हैं, सी का वैल्यू दे रखा है दैट इज 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
सिंस एसआई यूनिट में सब कुछ हम लिख रहे हैं तो एसआई यूनिट में ही सी का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके। 5 एक कैलोरी में कितना जूल होता है, दैट इज 4.2। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, डिवाइड बाय 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 10 टू द पावर माइनस का 3 किलोग्राम, और डिग्री सेल्सियस तो है। तो सी का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, यह जाएगा जूल है, तो ये जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सी का वैल्यू आ गया, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये आ गया स्पेसिफिक हीट, दैट इज 5 इंटू 4.2 10 टू द पावर 3, ये ऐसा यूनिट में आ गया। इसका वैल्यू रख देते हैं, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, तो मास है 40, सी का वैल्यू हमने निकाल लिया, यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, जब हीट प्रोड्यूस हुई तो उसने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया 40 केजी के मास में। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो डेल्टा टी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए आप कैलकुलेटर का यूज करके। ठीक है, क्योंकि अब यही वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करने में थोड़ा वक्त जाएगा, तो वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, वैसे भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं जो है डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट जो है आपको यही लगाना है, पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, मतलब हीट प्रोड्यूस हुई, यानी कि हीट प्रोड्यूस कैसे हुई है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है इसका हीट में गया है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में गया, तो इससे हम क्यू का वैल्यू निकाल दिया। अब क्यू क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स से सबको पता है कि भाई क्यू इज होता है जो हीट प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m इज द मास ऑफ दैट system, that is 40 kg, okay, and c is the specific heat and delta t is the change in the temperature। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुई उसने उस मास में कितना टेम्परेचर में चेंज लाया, दैट इज डेल्टा टी। इससे डेल्टा टी का वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज 1/1/2 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ ही दिया होगा, इसमें क्या है कि मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड के दोनों एंड पे पॉइंट पार्टिकल्स अटैच्ड है। ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास m है, दूसरा पॉइंट पार्टिकल है उसका मास 2m दे रखा है। ठीक है, दोनों रॉड के दोनों एंड्स पर अटैच्ड है। अब इसमें बोला गया है कि इस पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम विच कंटेनिंग द 2 पॉइंट पार्टिकल्स व्हिच हैव द मास m एंड 2m, ऐसे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे एक परपेंडिकुलरली एक्सिस जाती है। ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट ये क्या है, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो उस एक्सिस के अबाउट हमको इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको जनरली हम L से डिनोट करते हैं, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो L वेक्टर। ये कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा वो हमको देखना है। अब सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंस ये जो रॉड है ना ये तो मासलेस दे रखा है, इसका कोई मास नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें कंसीडर करना है खाली 2m और m मास को। चलिए हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले ओरिजिन जो है ना, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो ओरिजिन होता है, पहले वो डिसाइड किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिन है ना वो यहाँ पे है, कहाँ पर है, 2m मास पर ही इसका ओरिजिन है, 0,0। सिंस ये वन डायमेंशनल पूरा सिस्टम है, ठीक, वन डायमेंशन है, तो 0,0 लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप x इक्वल टू 0 भी लिख के काम चला सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 ही लिख देते हैं, वही काफी है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे है x इक्वल टू 0, अगर ये अपना x एक्सिस है, ओके, ठीक, वन डायमेंशनल केस है, x एक्सिस है और ये x इक्वल टू 0 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास देखना है कहाँ पे लाई करेगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास इन x, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास निकालने का होता है। अभी m1 क्या है, ये मान लेते हैं कि m1 जो है वो 2m है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0,
प्लस m2 यानी कि सेकंड मास, इसका मास कितना दे रखा है m, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना दे रखा है दैट इज l। ओके, टोटल मास कितना हो जाएगा 2m प्लस m, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये m इंटू l अपॉन 3m, तो ये आ जाएगा l बाय m से m कैंसिल हो जाएगा l बाय 3। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज l अपॉन 3, यानी कि ये इसके आसपास नहीं, तो मतलब थोड़ा लॉजिकली भी सोचे ना, तो ये भारी जो मास होता है उसके पास में ही, थोड़ा उसके ज्यादा करीब सेंटर ऑफ मास लाई करता है, यानी कि इसके आसपास यहाँ पे कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब ये इसका जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से कितना है, ये है l बाय 3, ये l बाय 3 दे रखा है। ओके, अब जो है ना इसी सेंटर ऑफ मास से इन्होंने एक एक्सिस निकाली है, और ये इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और इसी एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है। ओके, अब L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ठीक है, अब ओमेगा का वैल्यू हमको दे रखा है, आई हम कैसे निकालेंगे, आई क्या होता है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि ये आई किसका है, ये आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ सिस्टम, तो इसमें सिस्टम क्या है m प्लस 2m, इस सिस्टम में दोनों मासेस हैं m और 2m, इनका हमको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो भी आएगा वो हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज i हो जाएगा। अब i कैसे निकालते हैं, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंस i इज इक्वल टू का फॉर्मूला लिख देता हूँ m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो पहले हम इसमें कंसीडर करेंगे 2m मास को, इसमें मास का वैल्यू रख दिया 2m, और r क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, उस एक्सिस से उस मास की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये हमारी एक्सिस है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसी के अबाउट हमें क्या लेना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा, तो इसी एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज l अपॉन 3, तो l अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2m का। अब सिस्टम में 2m मास भी था और दूसरा m मास भी था, तो m मास का भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, ठीक है। तो अब m का लिख लेते हैं m r स्क्वायर, यानी कि इस एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, दैट इज ये अगर ये l है बाई 3 है और ये पूरा l है, तो ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा 2l बाय 3 हो जाएगा, टोटल l था, l में से अगर l बाई 3 को हटा दिया तो कितना बचेगा 2l बाई 3, l माइनस l बाई 3 करके आया है 2l बाई 3, तो यानी कि इस वाली एक्सिस से इस वाली मास का जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज 2l बाई 3, तो 2l बाई 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा m l स्क्वायर, यहां से आ गया भैया कॉमन, ठीक है, यहां पे कितना बचा 2 अपॉन 9, यहां पे कितना बचा 4 अपॉन 9, तो कितना आ जाएगा m l स्क्वायर 6 अपॉन 9, दैट वुड बी इक्वल टू 2 बाई 3 m l स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है ये पूरे सिस्टम का, मतलब इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला 2 बाई 3 m l स्क्वायर, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ही पूरे सिस्टम किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ओमेगा के साथ घूम रहा है, तो सब कुछ हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा में वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, तो L बराबर आई का वैल्यू कितना है 2 अपॉन 3 m l स्क्वायर, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, और ये ओमेगा तो दे रखा है हमको, तो ये जो निकला है ना L इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 m ओमेगा l स्क्वायर, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम निकला है ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, और ये एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है, दिस इज द एक्सिस व्हिच इज द परपेंडिकुलर ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियोस में अभी तक बने रहने के लिए, और आशा करता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, और जिधर पे भी आपको कमियां दिखें या फिर जिधर पे भी आपको लगे कि ये चीज़ जो है मतलब इसमें सुधार किया जा सकता है, तो आप जो है अपना पक्ष जो है जरूर रखें, और कमेंट पे जो है आप अपने भी थोड़ा सजेशन दे सकते हैं हमको।
ठीक है, ताकि हम उस चीज़ पे काम करें। अभी इस चैनल पे थोड़ा धीरे-धीरे अभी वीडियोज़ डालना अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और हम भविष्य में आगे जो है और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्चुअली काफ़ी रिच क्वेश्चन्स हों, जिससे काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़े और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पे हम जो है आपको धीरे-धीरे गाइड करेंगे, ताकि आप जो है ना मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है? तो आपके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और बस वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन हो, कोई भी बात हो, तो आप जो है कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है? हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं और सभी के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।